हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला है रीति काव्य का, कौन सा पेपर होने वाला है? रीति काव्य का जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने क्लास को। उससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज भाई चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करोगे तो अपन टारगेट को अच्छे से अचीव कर लेंगे। साथ के साथ मैं एग्जाम से पहले की इंपॉर्टेंट क्लास डालता हूं, लगभग पर्सन वहीं से देखने को मिलते हैं। तो आप चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लो ताकि वहां से आपको वो इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। कोने में, साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो भाई। तो काफी बच्चों का सवाल आता है, सर जो आप ये पढ़ा रहे हो हमें पीडीएफ, ये हमें फ्री में प्राप्त करनी है तो हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना। अगर फ्री में कंटेंट प्राप्त करना चाहते हो तो पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवा रखी है मैंने। फ्री में प्राप्त करने के आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे उसके दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, आपको ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नीचे फाइल वाला सेक्शन दिखेगा। कौन सा? फाइल वाला सेक्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर लेना। और इस पे क्लिक करने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर सर्च कर लेना। क्या? आपके सामने जो पेपर होने वाला है हिंदी लिटरेचर। जैसे आप हिंदी लिटरेचर सर्च करोगे, हिंदी लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। किसके नाम से? हिंदी लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा भाई नेट को ऑन ऑफ कर लो, ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे देखने को मिले यहाँ पर क्लिक करना और आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर देना है। समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। रीति काल की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का निरूपण कीजिए। मतलब रीति काल में कैसे राजनीति हुआ करती थी, क्या सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां हुआ करती थी, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का रीतिकाल लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। अगर अपन बात करें हिंदी साहित्य में रीतिकाल का समय काल कब से कब तक है, तो 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक आपके सामने जो हिंदी साहित्य है उसमें रीतिकाल का समय माना जाता है। समझ में? तो हिंदी साहित्य के अलग अलग कालखंड हुए, उसी तरीके से आपके सामने एक कालखंड था। कौन सा? रीतिकाल का, जो 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच का कालखंड था। यह काल मुख्यतः दरबारी वातावरण, श्रृंगार प्रधान काव्य व अलंकारित प्रवृत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? दरबारी कवि हुआ करते थे। मतलब राजा क्या करता था, आपके सामने कोई ना कोई एक कवि होता था, उस कवि को अपने यहाँ पे दरबार में रखता था और उससे क्या करवाता था, आपके सामने उससे अपने साम्राज्य के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में, उसकी कहानी आपके सामने वो कवि है वो लिखा करते थे। साथ के साथ श्रृंगार रस का प्रधान काव्य देखने को मिलता था। मतलब श्रृंगार रस से संबंधित आपके सामने जो साहित्य है उसकी रचना की जाती थी। श्रृंगार रस मतलब प्रेम से संबंधित आपके सामने साहित्य है वो देखने को मिलता था। साथ के साथ अलंकृत प्रवृत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और अलंकार हो गए आपके सामने, जो अलग अलग प्रकार के जो अलंकार है उससे संबंधित आपके सामने साहित्य रचनाओं में अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। समझ में आ गया? तो दरबारी कवि आपके सामने साहित्य को लिखते थे। श्रृंगार रस के जो प्रधान काव्य वो लिखा जाता था और अलंकारी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। रीतिकालीन साहित्य को समझने के लिए उस समय की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है। मतलब अगर रीतिकालीन अगर साहित्य को अपन समझे तो उस समय का आपके सामने राजनीति कैसे हुआ करती थी, उस समय की सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसे होती थी, उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। इसके बारे में, उस समय की राजनीति कैसे हुआ करती थी, समझ में आ गया? कैसे राजा आपके सामने राज किया करते थे, कैसे उस समय का समाज हुआ करता था। समझ में आ गया? कैसे राजा आपके सामने जो समाज को चलाया करते थे, धर्म किस प्रकार से काम किया करते थे और संस्कृति किस प्रकार से काम किया करती थी। तो भाई अगर आप रीतिकालीन साहित्य को पढ़ते हो ना, तो उन्होंने जो कवि हैं उन्होंने उस समय के राज्य के अंदर क्या क्या कार्य हुए उसके बारे में वो लिखते थे। तो इससे आपको उस समय की राजनीति पता चल जाती है, सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी पता चल जाता है। समझ में आ गया? चलिए राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें।
रीतिकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम सीमा और फिर पतन की ओर अग्रसर था। जब रीतिकाल लिखा गया तो लगभग अकबर के समय के आसपास वाला समय मान सकते हो आप, है ना, अकबर के बाद वाला समय, है ना। उस समय मुगल साम्राज्य अपने चरम सीमा पर था और फिर आपके सामने जो पतन की ओर गया, उस समय का साहित्य भी रीतिकाल के समय लिखा गया। तो मुगल साम्राज्य का चरम सीमा और मुगल काल के आपके सामने पतन, दोनों को जो रीतिकाल के साहित्य में लिखा गया है। जहांगीर और शाहजहां उस समय के राजनीतिक स्थिरक थे। कौन? जो मुगल के बाद में, जो अकबर के बाद में जहांगीर और शाहजहां के समय आपके सामने क्या है, जो समय है, समय काल में आपके सामने रीतिकाल का मुख्य समय माना जाता है। उस समय क्या थी, जहांगीर और शाहजहां ने जब तक राज किया तब तक क्या था, जो मुगल साम्राज्य वो स्थिरता थी उसकी राजनीति में। मुगल साम्राज्य मजबूत थे उस समय, मुगल शासक थे वो मजबूत थे। समाज क्या है, जो अकबर के द्वारा जो लेगेसी बनाई गई थी, जिसमें जो उन्होंने मराठाओं को, राजपूतों को, है ना, सिखों को, और कोई जितने भी आपके सामने जो क्षेत्रीय जो राजा हुआ करते थे, जो मुगलों की क्या थे, आपके सामने जो विपक्ष में थे, उन सबको उन्होंने क्या कर लिया था, अपने अंदर उनको अपनी अधीनता स्वीकार करा ली थी। इसलिए राजनीति की क्या देखने को मिलती थी, स्थिरता देखने को मिलती थी। लेकिन बाद में, औरंगजेब के बाद में मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। जैसे औरंगजेब आया, धीरे धीरे मुगलों की जो सत्ता है वो धीरे धीरे क्या होने लगी भाई, कमजोर होने लग गई थी। जिससे क्या हुआ, प्रांतीय शासकों और राजाओं का प्रभाव बढ़ने लगा है। जो छोटे छोटे जो प्रांतीय राजा और शासक हुआ करते थे, उनका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। क्या हो गया, उनका धीरे धीरे जो प्रभाव है वो आपके सामने बढ़ना शुरू हो गया। छोटे छोटे राजा भाई उभरने लगे। जब केंद्रीय राजा कमजोर हो गया, भाई घर पे अगर आपके सामने माता पिता बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं तो बच्चे कुछ माती करने लग जाते हैं। तो वही बात है, जब राजा आपके सामने क्या हो गया, जो केंद्रीय राजा वो कमजोर होने लगे, तो छोटे छोटे प्रांतों के जो राजा है वो अपना प्रभाव दिखाने लग गए। जिससे औरंगजेब के बाद में अनेक छोटे छोटे राज्य के अपना अस्तित्व बनाने लगे थे। भाई छोटे छोटे राजाओं ने खुद को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया था औरंगजेब के बाद में। औरंगजेब तक कोई नहीं सोचता था ऐसा। दरबारी संस्कृति का विकास हुआ। जो अनेक प्रकार के जो दरबारी कवि हैं, वो आपके सामने क्या राजा के दरबार में रहा करते थे और उन्हीं के सानिध्य में क्या लिखते थे, साहित्य की रचना करते थे। तो उसी समय आपके सामने जो दरबारी साहित्य है उसकी रचना होनी शुरू होती है। राजाओं के आश्रय में कवियों ने दरबारी काव्य की रचना की। क्या क्या, जो अनेक राजा हुआ करते थे, उनके आश्रय में जो कवि हुआ करते थे वो अपने काव्य की रचना करते थे। उनके काव्य में प्रशस्ति गान और विलासिता का चित्रण देखने को मिलता है। मतलब जो राजा है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था कि उसने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए, इसको दिखाया जाता था। और उनके भोग विलासिता की बात की जाती थी। किसकी बात की जाती थी, उनके भोग विलासिता की, उनका जीवन कैसे होता था उसके बारे में वो बात किया करते थे। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक परिस्थितियां। समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता था। चाहे धर्म के हिसाब से देख सकते हो, चाहे आर्थिक रूप से देख सकते हो, और चाहे जातिगत आधार पे देख सकते हो। समाज में अलग अलग प्रकार का विभाजन देखने को मिलता था। सामंती व्यवस्था प्रबल थी। सामंती व्यवस्था क्या हुआ करती थी, भाई राजा क्या करता था, एक दूसरे राजा को, राजा क्या करता था, एक दूसरा जो राजा होता है उस राजा को, छोटा राजा है ना, उसको क्या कर देता था, एक क्षेत्र आवंटित कर देता था। जैसे अजमेर की रियासत थी, तो वहां का जो अजमेर का जो शासक हुआ करता था, वो उस क्षेत्र से क्या करता था, सारा का सारा टैक्स वो कलेक्शन करता था। उसके बदले में कुछ वो उस मुगलों को पहुंचा देता था, खुद अपने पास रखता था। और जब मुगलों को अपनी सेना की जरूरत पड़ती थी तो वो अपनी अजमेर की जो सेना वो उसके पास भेजता था। इसी को सामंती सेना के नाम से, सामंती व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। स्त्रियों की स्थिति सीमित और पराधीन थी। जो मुगल और जो मुस्लिम शासक थे, ये आपके सामने मुख्यतः क्या करते थे, भाई इनके समय काल में स्त्रियों की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। स्त्रियां सिर्फ घर तक सीमित रहने लग गई और पराधीन, मतलब घर में पर्दे के पीछे ही रहा करती थी, क्योंकि अक्सर आपके सामने भाई प्रताड़ित करने का ये काम किया करते थे। ऐसे बहुत से आपके सामने उदाहरण देखने को मिलते हैं। विलासी जीवन शैली के उच्च वर्ग में प्रचलित थी। मतलब भोग विलासिता पे आपके सामने ज्यादा जोर दिया करते थे। आपके सामने अपने जीवन को अपने आराम से जीना, भोग विलासिता पर पूरा का पूरा आपके सामने इनका जोर था। इस प्रकार का जो जनजीवन है ये जिया करते थे आपके सामने। दरबारी वातावरण में उच्च वर्ग की विलासिता का प्रभाव साहित्य पे पड़ा। और जो दरबारी वातावरण है, मतलब भाई राजा के पास ही रहा करते थे कवि, तो जो राजा कर रहा है उसी को वो लिखा करते थे। तो
राजा है कि जो राजा है वो आपके सामने अपना भोग विलासिता से जीवन जी रहे हैं, सुख ऐश आराम से जीवन जी रहे हैं, तो वो उच्च वर्ग जो आपके सामने जो इस प्रकार का जीवन जीता था राजा महाराजा, तो उसी का प्रभाव उनके साहित्य पे पड़ता है और उसी साहित्य को वो रचना करते हैं। श्रृंगार प्रधान प्रेम साहित्य की रचना की गई और सौंदर्य केंद्रित काव्य रचना, मतलब जो महिलाएं हुआ करती थी उनके जीवन में उनके सौंदर्य रूप दर्शन की ज्यादा से ज्यादा साहित्य में बात की गई, उसी की सामाजिक पृष्ठभूमि की देने, मतलब यही सामाजिक पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है धार्मिक परिस्थितियां। रीति काल में भक्ति आंदोलन का प्रभाव कम हो चुका था परंतु अवशिष्ट प्रभाव शेष था, मतलब रीति काल है इसमें जो भक्ति आंदोलन है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो चुका था। भक्ति आंदोलन ने क्या किया था, साहित्य है उसको धर्म से ज्यादा जोड़ दिया था। जो समाज में अलग अलग प्रकार की कुरीतियां थी, कमियां थी, उस कमियों को दूर करने का, उजागर करने का, और जो अपना पूरा समाज था उसको धर्म से जोड़ने की बात की गई थी किसके अंदर, भक्ति आंदोलन में। लेकिन जैसे रीति काल का समय आया तो भक्ति का आंदोलन है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग गया, परंतु उसका अवशिष्ट प्रभाव, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बचा कुचा आपके सामने प्रभाव अभी भी भक्ति जो आंदोलन है उसका देखने को मिलता था। कृष्ण भक्ति की धारा विद्यमान थी, कौन सी भक्ति, भगवान श्री कृष्ण है उनकी भक्ति करने पर खासा जोर रहा करता था। किसके ऊपर, भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उसके ऊपर आपके सामने जो भक्ति है उसका खास करके जोर देखने को मिलता था। राधा कृष्ण का श्रृंगारिक रूप का चित्रण किया जाता था, तो राधा कृष्ण है भगवान, जो राधा जी हैं और भगवान श्री कृष्ण है उनका श्रृंगार रूप, उनके रूप चित्रण का, उनका जीवन कैसा था समझ में आ गया, उनके बारे में काफी चीजें बात की जाती थी, भाई उनके जीवन, उनके प्रेम, उनके अस्तित्व, उनकी धर्म, मतलब उनकी जो भक्ति थी उसकी बात देखने को मिलती थी। किसकी, राधा व कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण उनकी। धार्मिक आडंबर और कर्म कांड भी बढ़े, जैसे आपके सामने भक्ति आंदोलन में आडंबर और कर्म कांडों पर क्या किया गया था, आपके सामने कटाक्ष किया गया था, लेकिन समय में बदलाव हुआ और जो धार्मिक आडंबर है और कर्म कांड है वो फिर से बढ़ने लग गए थे। कृष्ण का प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। भगवान श्री कृष्ण को किसके रूप में प्रस्तुत किया गया, सौंदर्य के प्रतीक के रूप में, प्रेम और सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। भक्ति पूरक भाव धीरे धीरे संगारिक भाव में बदलने लगा, मतलब जो भक्ति आंदोलन के समय भक्ति की बात की जाती थी, भगवान की भक्ति की बात की जाती थी, वो धीरे धीरे किस में बदलने लगा, श्रृंगार भाव, मतलब प्रेम भाव में आपके सामने साहित्य है वो बदलने लगा। तो भक्ति से साहित्य किस में बदलने लगा भाई, श्रृंगार भाव, प्रेम भाव में धीरे धीरे बदलने लगा। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़े। सांस्कृतिक परिस्थितियों से संबंधित दरबारी कला और स्थापत्य कला का विकास हुआ। किसका, जो दरबारी कला है और स्थापत्य कला का धीरे धीरे विकास होने लगा। किसका, दरबारी कला और स्थापत्य कला का धीरे धीरे विकास होने लगा। जो कवि हुआ करते थे वो दरबार में रहकर साहित्य की रचना करते थे, और उस समय की जो स्थापत्य कला है, किस प्रकार की चित्रकला है, मूर्ति कला है, उसका आपके सामने विकास देखने को मिलने लग गया। संगीत, चित्रकला और नृत्य को संरक्षण मिलने लगा। जो अलग अलग प्रकार का जो संगीत का लिखा जाता था, जो चित्रकला है और नृत्य है, उसका जो संरक्षण है वो देखने को मिलने लग गए। भाई आपके सामने जो संगीत, किस प्रकार का संगीत उसमें देखने को मिलता था, किस प्रकार की चित्रकला थी, और लोक नृत्य पर किस प्रकार का देखने को मिलता है, इसका प्रभाव देखने को मिला। ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई, मतलब जो ब्रज भाषा है वो उस समय के जो साहित्य है, साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा को लोग जानने लगे। अलंकार शास्त्र और रीति ग्रंथों की रचना हुई। किसकी, अलंकार शास्त्र, जो अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं और जो रीति ग्रंथ है उसकी रचना आपके सामने उस समय काल में देखने को मिली। जितना भी जो साहित्य हुआ करता था उसमें अलंकारों का प्रभाव कैसे देखने को मिलता था। रीति ग्रंथ, जो अलग अलग प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनकी रचना उसके अंदर देखने को मिली। रीतिकालीन कवियों ने काव्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर काव्य की रचना की। जो रीतिकालीन कवि हैं उन्होंने काव्य के अंदर जो काव्य शास्त्रीय नियम है, मतलब किस प्रकार से अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए, कहां पर छंदों का प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार के काव्यों की धीरे धीरे रचना पर जोर दिया। अलंकार, नायिका भेद और रस विवेचना पर विशेष बल था। किस चीज पर, जो रीतिकालीन कवि थे उनका जो अलंकारों का प्रयोग हो गया, जो नायिका हो गई, और जो रस, अलग अलग प्रकार का रस है उसके ऊपर विवेचन पर विशेष जोर दिया जाने लग गया। समग्र मूल्यांकन की बात करें,
रीतिकालीन की राजनीतिक स्थिरता, दरबारी वातावरण और सामाजिक विलासिता ने साहित्य को श्रृंगार प्रधान व अलंकारीकृत कर दिया। मतलब रीतिकालीन कवि था, उसमें राजा है, वो अपना राजनीतिक दबाव लगाकर क्या कराते थे, साहित्य की रचना कराते थे। तो उस समय के साहित्य में आपके सामने श्रृंगार रस उसकी प्रधानता देखने को मिली, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत भक्ति व राष्ट्रीय जो भावना है वो थोड़ी बहुत थी, लेकिन जो भक्ति काल में जितनी भावना थी वो कम होने लग गई। रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां दरबारी संस्कृति, सामंती व्यवस्था और विलासी जीवन से प्रभावित थी। मतलब रीतिकाल में जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां देखने को मिलती है, या जो दरबारी संस्कृति हुआ करती थी और जो सामंती व्यवस्था व विलासी जीवन पे साहित्य की रचना की जाने लगी थी उस समय। तो ये था जो रीतिकाल में राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में मैंने बताया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई।